नमस्कार, मैं हूं शेखर और आप देख रहे हैं द फेडरल देश। एक तरफ जहां सारी निगाहें पाकिस्तान की तरफ थी, जो सीसीपीए की बैठक होने वाली थी, ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि कोई बड़ा निर्णय लिया जाएगा पहलगाम आतंकी हमले का। लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने, मोदी कैबिनेट ने एक चौंकाने वाला फैसला लेते हुए पूरे देश को चौंका चौंका दिया। इस बार जो जनगणना होगी, उसके साथ ही इस बार जाति जनगणना भी होगी, क्योंकि जो सहयोगी हैं जेडीयू और अन्य दल काफी समय से इस बात की मांग उठाते जा रहे थे, तो आज कैबिनेट ने इस पर मुहर लगवा दी है और अश्विनी वैष्णव ने ब्रीफिंग में इसकी जानकारी दी है। तो ललित जी, पहला सवाल आपसे है कि जो ये जाति जनगणना है, इसकी सुगबुगाहट कब से शुरू हुई और ये भारत के हित में है या ये सिर्फ एक राजनीतिक कवायद ही है? शेखर, जैसा कि आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा जो है कि मोदी सरकार हमेशा चौंकाने वाले फैसले करती है, तो निश्चित तौर पे ये चौंकाने वाला फैसला से कम नहीं है, कहीं उससे भी ज्यादा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब सीसीएस की पहली मीटिंग हुई तो 5 जो कड़े निर्णय लिए गए वो चौंकाने वाला था। प्राइम मिनिस्टर ने कल जब बात कही और सेना को बोला कि सेना को पूरी छूट देते हैं, समय जगह सब कुछ जो है सेना डिसाइड करे और सरकार जो पूरी तरीके से साथ है, मतलब पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट देश का जो है वो फौज के साथ है, तो भी चौंकाने वाली बात थी। उसके बाद आज जब 2 घंटे तक बैठक हुई जिसमें सीसीएस, सीसीपीए और सीसीपीए, सीसीपीए जिसको सुपर कैबिनेट भी कहते हैं, कैबिनेट भी और बोला जाता है। हाँ 2 घंटे तक बैक टू बैक बैठक हुई, तो सबकी नजर और कयास सब कुछ ये था जो कि वो कुछ पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान इंडिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके मद्देनजर कुछ जो है फैसला किया जाएगा, कुछ घोषणा की जाएगी। और समय पहले 3 बजे मुकर्रर था, फिर 4 बजे का हुआ और 4 बजे जब सीसीए मतलब जब ब्रीफिंग हुई, कैबिनेट फैसले की ब्रीफिंग हुई, तो ब्रीफिंग में आया कि भाई सरकार जो है वो जाति जनगणना कराएगी और जो अगली जनगणना होगी उसमें जाति जनगणना भी हम कराएंगे, साथ ही साथ कराएंगे। तो ये चौंकाने वाली बात तो है, और निश्चित तौर पे अब इसके पॉलिटिकल मीनिंग्स और पॉलिटिकल एक्सप्लेनेशंस और उसके बाद उसमें टीका टिप्पणी, ये तमाम सारी चीजें आपको सुनने को भी मिलेगी और सुन भी रहे होंगे, और अलग अलग दलों की तरफ से रिएक्शंस भी आ रहे हैं। पहली नजर में निश्चित तौर पे, सामान्य तौर पे अगर देखा जाए तो इसको बिहार के इलेक्शन से जोड़ करके देखा जा सकता है, क्योंकि आपको याद होगा कि 2023 में जब बिहार में जातिगत जनगणना जब की बात उठी और जातिगत जनगणना कराई गई, तो उस समय बीजेपी नीतीश कुमार के साथ नहीं थी। उस समय तेजस्वी यादव जो है के साथ मिलकर के सरकार थी, मतलब आरजेडी के साथ जो है सरकार बना करके चल रहे थे। और ये मसला 2023 के बाद से लगातार ये बहुत ही तेजी के साथ फैला, और खासतौर से आपने देखा होगा कि नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के कद्दावर नेता राहुल गांधी बार बार ये कहते रहे हैं कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आई तो निश्चित तौर पे वो जाति जनगणना पूरे देश में कराएंगे, और यही नहीं, जो रिजर्वेशन की लिमिट जो 50% है उसके ऊपर हम रिजर्वेशन भी जाकर के देंगे। तो कहने का अर्थ है कि सियासी पिच पर और सियासी मैदान में जहां पे क्या है कि किसी भी सरकार का सत्ता में बने रहने के लिए संख्या बल की जरूरत है, विधायक और सांसदों की जरूरत है, तो कोई भी राजनीतिक दल इस तरह का कोई बहुत मतलब आत्मघाती कदम इसलिए नहीं उठा सकता, क्योंकि अल्टीमेटली उसको सत्ता की बात करनी है और तभी जाकर के उसको कुर्सी हासिल होगी। तो स्वाभाविक तौर पे ये था जो है कि ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर दबाव तो था ही विपक्ष की तरफ से, और बार बार आपने देखा होगा कि 2024 के इलेक्शन में भी आपने देखा होगा कि जब एक नारा बुलंद हुआ कि भाई 400 से ऊपर अगर सांसद मिलते हैं तो फिर हम अमूल चूल परिवर्तन करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, और साइड बाई साइड ये भी था जो है कि रिजर्वेशन के मुद्दे पर और जो सोशियो इकोनॉमिक जो बैकवर्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसको लेकर के सरकार कुछ करती नहीं है, और उसका खामियाजा आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अपने बूते पर, अपने दम पर जो 272 के जादुई आंकड़े को नहीं हासिल कर सकी, 30 सीटें कम रह गई। और 30 सीटों के कम रहने का फर्क ये असर ये हुआ जो है कि बैसाखी पर यह सरकार चल रही है, जिसको बिहार की जेडीयू और आंध्र प्रदेश की टीडीपी अपनी बैसाखी का सहारा इस सरकार को दिए हुए हैं। तो आप अगर देखिए इसीलिए कहा जाता है कि मोदी सरकार जो फैसले लेती है तो कितना सोच समझ के आप कहिए, या चौंकाने वाला फैसला इसलिए हो जाता है कि ये पूरा मौका जो है पहलगाम से संबंधित था, इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड था, और बीच में जाति जनगणना का मुद्दा आ गया। तो कहने का अर्थ है कि जाति जनगणना के पर जो फैसला हुआ है वो निश्चित तौर पे इस पे विपक्ष की जो धार है, जो आवाज है, जो विरोध की आवाज है, उसको कुंद करने की कोशिश है। और निश्चित तौर पे बिहार के इलेक्शन को आप प्राइमरली मान के चल सकते हैं कि बिहार के इलेक्शन को टारगेट करके देखा जा रहा है, क्योंकि 63
60% जो आबादी है वो ओबीसी समाज से बिलोंग करती है बिहार की। और आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी आबादी का मतलब किसी भी एक खेमे में जाना दूसरे गठबंधन के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। तो लिहाजा कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करने की कोशिश की है कि मतलब मोदी गवर्नमेंट ने ये मैसेज दिया है कि हम विकास की भी बात करते हैं, धरातल पर डेवलपमेंट की भी बात करते हैं, और साथ ही साथ लोगों को जो जातियां हैं, जो समाज है, जो वर्ण, जो क्लास है, जो कास्ट है, उसके भी अपलिफ्टमेंट की हम बात करते हैं। तो आप इसको एज ए होल बिहार के नतीजों से भी देख सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा मुद्दा जो जाति जनगणना को लेकर के चल रहा था, उसको अपने पाले में लाने की कोशिश की है। जी शेखर। जी हाँ, अभिषेक जी, अ, ये जैसे कि बीजेपी और आरएसएस की एक विचारधारा थी एकीकृत हिंदू राष्ट्र, अब जबकि आज जो जातिगत सेंसस या कराने का जो फैसला लिया गया, कास्ट सेंसस कराने का फैसला लिया गया है, ये मेल तो खाता नहीं विचारधारा से। तो क्या ये सिर्फ बिहार को इलेक्शन को देखते हुए ये फैसला लिया गया, या जेडीयू की तरफ से ज्यादा दबाव था? देखिए शेखर, अगर हम इस फैसले की बात करें तो जाहिर तौर पे अगर बीजेपी के एजेंडे की बात करें तो बीजेपी हिंदू समाज में जो है एकजुटता चाहता है, और वो जाति से बाहर रखना चाहता है हिंदू समाज को, जिससे कि पोलराइजेशन ना हो या फिर पोलराइजेशन। जातिवाद के आधार पर जो है बंटवारा ना हो सके वोट का। लेकिन अभी अगर हम बिहार की बात करेंगे तो जैसा अभी ललित ने भी जिक्र करा कि बिहार में जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मिली-जुली सरकार थी, तब उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ इसी एजेंडे को उठाया था कि भाई जो जातीय जनगणना है वो होनी चाहिए। और उस समय पर जो तत्कालीन बिहार प्रदेश की सरकार थी, उन्होंने जो है ये वादा भी करा था कि हम अपने स्टेट में जातीय जनगणना करवाएंगे। लेकिन उसके बाद अब नीतीश कुमार जो है तेजस्वी यादव को छोड़ के फिर बीजेपी के साथ आ गए। लेकिन यह मुद्दा जस का तस बिहार में बना रहा है, क्योंकि बिहार में अगर हम बात करेंगे तो वहां पर धर्म से ज्यादा जाति की जो है राजनीति सक्रिय रहती है, हावी रहती है। और यही वजह भी है कि वहां पर जाति को आप बैकफुट पर नहीं रख सकते हैं, या फिर वहां के लोगों को जातीय मुद्दे पर जो है आप शांत नहीं करा सकते हैं। और दूसरी बात रही न केवल नीतीश कुमार, बल्कि अगर हम बात करेंगे चिराग पासवान की भी, तो जातीय जनगणना को लेकर उन्होंने भी आवाज उठाई थी। और बिहार का समीकरण ही कुछ ऐसा है कि वहां पर जाति को लेकर काफी ज्यादा गहमा-गहमी रहती है। हर चीज जो है, अगर आप इलेक्शन की बात करते हैं तो एक-एक सीट का जो पूरा समीकरण है वो उसका कैलकुलेशन लगाया जाता है। तो यहाँ पर अगर जातीय जनगणना की बात करेंगे तो कहीं न कहीं बिहार को लेकर ये कदम उठाया गया है, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। बिहार एक प्रमुख उसमें एक कारण है इस जातीय जनगणना के कदम के पीछे। और रही बात, अगर हम बात करें आज जैसे सरकार की तरफ से ब्रीफिंग में जो ये इस बात का ऐलान किया गया कि पॉपुलेशन सेंसस के साथ-साथ जो है कास्ट सेंसस भी करवाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है बीजेपी गवर्नमेंट की, मतलब एनडीए गवर्नमेंट की तरफ से ये आरोप भी लगाया गया है कि कहीं न कहीं जातीय जनगणना ना होने के पीछे कांग्रेस का हाथ रहा है। उन्होंने कहा कि 2010 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने लोकसभा में कास्ट सेंसस को लेकर एक आश्वासन दिया था कि कराई जाएगी, लेकिन उसके बाद आप देखिए कि कुछ हुआ नहीं। और उन्होंने ये भी कहा कि जो कांग्रेस द्वारा जातीय जनगणना कराने की बात की गई थी, वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा था, और वो इसे एक तरीके से पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल करने के प्रयास में थे। उनका ये कहना था कि जो ये सर्वे है वो पूर्ण तरीके से नहीं हो रहा था। कांग्रेस जिस तरीके से कराना चाह रही थी वो सिर्फ जातीय, मतलब समाज में जो है जाति के तौर पर बंटवारे को बढ़ाने का एक प्रयास कर रही थी। तो यहाँ पर एक जिक्र ये भी किया गया है कि आर्टिकल 246 में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसके अंदर 69 एक पॉइंट है जिसमें जो सेंसस है उसके बारे में उल्लेख किया गया है। तो यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनली सेंसस कराना एक अहम और एक जरूरी चीज भी है। तो
इन सब कारणों को बताते हुए जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यानी एनडीए गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जातीय जनगणना भी कराई जाएगी। अब देखना यही होगा कि जातीय जनगणना कब तक होती है, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की भी बात करें बिहार के बाद, तो वहां पर अगर जो अपोजिट पार्टी है यानी अपोजिशन में जो है समाजवादी पार्टी, वो भी आप देखेंगे जो अखिलेश यादव हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो अपना एजेंडा पिछले लोकसभा से शुरू किया हुआ है वो पीडीए है, यानी कि पिछड़ा दलित और जो है अल्पसंख्यक समाज। तो कहीं ना कहीं जातीय जनगणना उत्तर प्रदेश में भी जो विपक्ष की पार्टी है उसकी मांग रही है। तो अब देखना यही होगा कि जातीय जनगणना किस तरीके से कराई जाती है, और जो बीजेपी का जो अपना एजेंडा है कि हिंदू समुदाय जो है वो जातियों में बटे ना, तो उसको कैसे इंटैक्ट करके रखेगी, ये खुद बीजेपी के लिए भी एक चुनौती है। या फिर बीजेपी ने इसके लिए कोई स्ट्रेटेजी बनाई होगी तो वो आने वाले समय में ही पता चलेगी। लेकिन जी ललित। अभिषेक एक चीज बताइए कि इसमें एक बड़ा इशू है कि अगर इसके हिस्टोरिकल मतलब कास्ट सेंसस को देखें तो 1881 से लेकर के 1931 तक तो कास्ट सेंसस जब ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो उस समय चल रहा था। 1931 के बाद 1951 में इसको एबंडन किया गया और उसके पीछे तर्क यही दिया गया कि भाई अभी स्थिति है कि अगर कास्ट सेंसस कराया जाता है तो समाज में डिवीजन बढ़ेगा और इसलिए ज्यादा बेहतर है कि देश जो है अभी कास्ट सेंसस कराने के लिए उपयुक्त नहीं है और कास्ट सेंसस को एबंडन कर दिया, छोड़ दिया गया। बाद में बीपी मंडल कमीशन जब बना और बात तमाम सारी उठी और मंडल कमीशन आया, तो मंडल कमीशन ने 1931 के सेंसस को ही, जो उस समय जो सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस SECC जो बोला जाता था, उसको इस्तेमाल में लाया। तो आखिरकार अब जबकि जाति जनगणना, आपको याद होगा कि 1951 में सरकार किसकी थी? कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार ने ही यह फैसला किया था जो है कि जाति जनगणना देश के हित में नहीं है, क्योंकि इससे समाज बटेगा, इससे जातियां और लोग उसमें विभक्त होंगे और यूनिटी जो है, सेंस ऑफ यूनिटी, वो नहीं होनी चाहिए। तो जिस कांग्रेस ने इसी सेंस ऑफ यूनिटी का हवाला दे करके 1951 में इस चीज को छोड़ा, कास्ट सेंसस को छोड़ा, वही कांग्रेस अब जाकर के सुर बदल गए और उसके बाद उसने कहना शुरू कर दिया कि कास्ट सेंसस आज समय की मांग है, जरूरत है। तब देश टूट रहा था, तब देश जो विभक्त हो रहा था जातियों में, तो क्या अब देश नहीं विभक्त होगा जातियों में, नहीं टूटेगा, खाइयां नहीं बढ़ेंगी? मतलब ये आखिरकार जो कांग्रेस का जो स्टैंड है, आखिरकार ये क्या है? देखिए ललित, ये आज के ज़माने में अगर हम एक आम पब्लिक की बात करें, आम जनता की बात करें, तो वो आज की राजनीति को बखूबी समझता है, क्योंकि सोशल मीडिया कह लीजिए या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया कह लीजिए, हर जगह इन विषयों पर चर्चा होती है और उसमें उस चर्चा की वजह से जो है कहीं न कहीं अवेयरनेस भी पब्लिक के बीच में बढ़ी है। और इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि जातीय जनगणना होने पर कहीं न कहीं समाज में आप बंटवारा देख सकते हैं, जातियों में बँट जाना जो है वो देखा भी गया है। आप देखेंगे कि समय-समय पर कहीं न कहीं जो है छोटे-मोटे विवाद होते रहते हैं जो बड़ा भी रूप ले लेते हैं, चाहे फिर वो अभी हाल ही में आप देखेंगे जैसे अखिलेश यादव की जो पार्टी है उन्हीं के एक वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने राजपूत समाज पर कोई टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद आप देखेंगे कि राजपूत समाज जो है उसने आक्रोश जाहिर करा। और इससे पहले लोकसभा में भी आप देखेंगे तो बीजेपी की तरफ से कुछ इस तरीके की टिप्पणी की गई थी राजपूत समाज को लेकर ही, तो उत्तर प्रदेश में उसका प्रभाव भी देखने को मिला था। तो इस तरीके से जातिगत अगर हम बात करते हैं या विचार रखते हैं तो उससे जाहिर तौर पर जातियों के बीच में आपस में जो है कहीं न कहीं खींचतान का माहौल बन जाता है या विरोध का माहौल भी बन जाता है। और अभी की अगर हम बात करें, जैसे आपने कांग्रेस की बात करी जो पहले जब सत्ता में थी, तो इसका विरोध ये कहते हुए क्या था कि समाज में बंटवारे का कारण बन सकता है जातीय जनगणना, लेकिन अभी वो इसकी मांग कर रही है। तो इस मांग के पीछे भी उनका यही कैलकुलेशन है कि अब आप ये इसमें यही देखिए कि जैसे जब लोकसभा चुनाव का परिणाम आए तो उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और चाहे फिर वो प्रधानमंत्री मोदी क्यों ना हो, उन्होंने एक है तो सेफ है वाला एक नारा जनता के बीच में दिया और उसका उद्देश्य यही था कि जो हिंदू समाज है वो जातियों में बटे ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो विपक्ष है वो ये चाहता है कि हिंदू, क्योंकि सबको आज के ज़माने में ये है कि हिंदुओं की पार्टी अगर किसी को माना जाता है तो
भाजपा को माना जाता है, और उसमें जो विपक्ष है उसका मानना यही है कि जब तक हिंदू यूनाइट होकर अगर बीजेपी को वोट करता रहेगा तो फिर बीजेपी को सत्ता से बाहर रखना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में डिवीजन बहुत जरूरी है, और बगैर जाति के वो डिवीजन होना मुमकिन नहीं है। तो यही वजह है कि जो कांग्रेस पहले इसका विरोध कर रही थी, आज वही इसकी पक्षधर बन चुकी है, क्योंकि उसे भी सत्ता से दूरी बनाए रखना पसंद नहीं आ रहा है, रास नहीं आ रहा है। और अब अगर देखेंगे तो लंबा समय भी हो गया है सत्ता से दूर रहते हुए कांग्रेस का। तो कांग्रेस का तो यही प्रयास है कि किसी भी तरीके से भाजपा या एनडीए सरकार जो है वो डीरेल हो, और फिर सत्ता में आने के लिए कांग्रेस और उनका जो अलायंस है उसको मौका मिले और वो केंद्र की सत्ता में आए। तो पॉलिटिकल पार्टीज का अपना एक कारण है, अपना एक कहीं ना कहीं अपनी एक लालच भी है, और उसी लालच और अपने स्वार्थ के लिए ये पार्टियां जो है समय समय पर अपना बात को भी बदलते हैं, निर्णय भी बदलते हैं। लेकिन अभी आप अगर हम पहलगाम में अगर आते हैं, अभी देखेंगे, सोशल मीडिया की बात करते हैं, पहलगाम में जो हमला हुआ, आतंकी हमला हुआ है, उसके बाद आप देखेंगे सोशल मीडिया पे एक चीज बहुत तेजी से वायरल हो रही है, आपने देखा भी होगा। वहां पर ये मैसेज अगर हम देखें, खासतौर पर ये मैसेज हिंदू समाज के लिए ही है, वो जो है वायरल किया जा रहा है कि आतंकियों ने जो है ना जाति नहीं पूछी किसी की, धर्म पूछ के उनको टारगेट किया है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक मैसेज इसलिए वायरल किया जा रहा है जिससे कि जो हिंदू है वो यूनाइट हो जाए और जातियों को भूलकर अपने धर्म पर, मजहब पर जो है वो केंद्रित हो, और एकजुट होकर जो है वो किसी एक पार्टी के लिए मत करे। तो अभी देखना यह है कि जातीय जनगणना से आने वाले समय में पहले तो यही सबसे बड़ा पॉइंट होगा कि जातीय जनगणना किस आधार पर कैसे कराई जाती है, और उसका जो रिजल्ट है, मतलब जो उसका रिजल्ट निकल के आएगा, परिणाम जो होगा वो किस तरीके से सार्वजनिक किया जाता है। तो अभी कई चीजें उसमें होना मतलब जिन पे हमें बात रखनी चाहिए वो बहुत जरूरी है। जी शेखर। ललित जी, अ, कहीं ये जो बीजेपी एनडीए गवर्नमेंट का दांव है कहीं उलटना पड़ जाए, क्योंकि अगर कास्ट सेंसस हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका जो मन मांगी मुराद है वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि वो हर कोई विपक्षी पार्टी चाहती है, चाहे वो क्षेत्रीय दल हो या राष्ट्रीय दल हो। उनको ये है कि कितने हमारे देश में दलित मतदाता है, कितनी ओबीसी हैं, कितनी अति पिछड़े हैं, कितने यादव हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हो जाता है, ये चीजें निकल के आ जाती, तो फिर तो ये इनको पता चल जाएगा कि इतने परसेंटेज ये जातियां हैं, और फिर वो उसी आधार पे अपनी रणनीति तैयार करेगी। वहीं जो अभी तक हिंदू वोट बैंक को पोलराइज करके बीजेपी ने रखा था, वो कहीं डेंट ना पड़ जाए भाजपा को। शेखर, इस सवाल को मतलब समझ, बहुत अच्छा सवाल है, और इस सवाल को समझने से पहले आप देखेंगे कि सेंसस जो है ना वह यूनियन लिस्ट का हिस्सा है। देश में टोटल यूनियन लिस्ट, आपकी स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट यूनियन लिस्ट का हिस्सा है। सेंसस कभी भी जो है कोई भी राज्य सरकार नहीं करा सकती। इसीलिए आप देखेंगे कि सोशियो इकोनॉमिक, लेकिन ये छूट दी गई कि कोई भी राज्य सरकार अपने राज्य के स्तर पर सरकारी योजनाओं को सही समाज के सही वर्ग तक पहुंचे, जो नीडी है उस तक पहुंचे, तो वो सेंसस करा सकती है। मतलब सेंसस ने उसको सर्वे करा सकती है, एक आंकड़ा ले सकती है। तो ऐसा नहीं है कि देश की राजनीति में देश की अलग अलग प्रदेश की सरकारों ने कभी भी सोशियो इकोनॉमिक बेसिस पे सर्वे ना कराया हो। सर्वे होते रहे हैं, लेकिन यह कि सेंसस नहीं होता था, सर्वे होता था। और खास तौर से क्या था कि बिहार में भी, और बिहार से पहले 2015 में खासतौर से कांग्रेस का, जब कांग्रेस की सरकार थी कर्नाटक में, तो वहां भी SECC हुआ, सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस। लेकिन उसको लेकर के क्या है कि उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी दिक्कतें। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जब सिद्धारमैया गवर्नमेंट ने, कैबिनेट ने बोला भाई कि ठीक है, उसको जो कास्ट सेंसस की रिपोर्ट को उन्होंने मंजूरी दी, मतलब कैबिनेट ने मंजूरी दी, तो उसमें दिक्कत आई कि वोकल लीगा समाज जो है और लिंगायत समाज, उनकी तरफ से आ रहा है कि हमारी जो डेटा है वो सही तरीके से पेश नहीं किया गया, जो हमारी संख्या है उस संख्या को उस हिसाब से नहीं रखा गया है। इसी तरीके से बिहार में भी आप देखेंगे कि बहुत सारी जातियों की शिकायत है कि जो हमारी संख्या है उससे कम हमें दिखाया गया है, अंडर एस्टिमेट किया गया है। खासतौर से जो बड़ी जातियां हैं, बड़ी जातियों की ये बड़ी शिकायत है कि जो हमारी जो डेटा है आज के डेट में, उस डेटा को अंडर एस्टिमेटेड है, वो ओवर रेटेड नहीं है। और खासतौर से इसीलिए जो 63% का आंकड़ा आया कि बिहार में 63% की आबादी ओबीसी है, अदर बैकवर्ड कास्ट की, तो इसको लेकर के बहुत नाराजगी भी थी।
और सारी अदर बैकवर्ड कास्ट में भी बहुत सारी ऐसी कास्ट हैं जो कि जिसमें दलित भी हैं, महादलित भी हैं, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, अत्यंत पिछड़ा है। तो उनके अंदर भी ये आई कि हम लोग की जातियों का सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं आया है। इसीलिए आप देखेंगे अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा कि रेफरेंस दिया कि आप देखिए कि 2011 में यूपीए 2 की सरकार थी और उस समय सेंसस का जो डेटा जो आया, उस डेटा में एसईसीसी का जो मसला था जो उसको छिपा लिया गया, उसको नहीं बताया गया, क्योंकि जो सेंसस एक्ट है 1948 का, उसमें मेंशन भी है कि सेंसस का डेटा जो है उसको पब्लिक नहीं किया जाएगा, लेकिन सोशियो इकोनॉमिक आधार पर जो डेटा है उसको पब्लिक किया जाएगा। इसीलिए अश्विनी वैष्णव ने कहा जो है कि 2011 में जब सेंसस का डेटा आया और जिस तरीके से पेश करना चाहिए था, तो यही यूपीए 2 की सरकार, यही कांग्रेस की सरकार जो आज इतनी बड़ी बड़ी बात कर रही है, तब उस डेटा को भी जारी नहीं होने दिया। तो आखिर उस समय क्या बात थी? तो कहने का अर्थ है कि अश्विनी वैष्णव ने मतलब यानी कि केंद्र सरकार ने कांग्रेस को यह घेरने की कोशिश की है कि भाई आप जो है खुद ही गलत लाइन पे खड़े हो, गलत पिच पर जाकर के बैटिंग बॉलिंग कर रहे हो, वो सही नहीं है। हकीकत यह है कि आप पहले अपने आप को देखो। और जहां तक रह गई बात की इसमें आप कह रहे हैं कि जातियों के हिसाब से और उसका बीजेपी का, तो आप देखिए कि अब बीजेपी के लिए तो एक मसला मिल गया कि भाई देखिए हम खिलाफ नहीं है, हम जाति जनगणना के फेवर में हैं, लेकिन ये कि हमें उचित समय की जरूरत थी, तलाश थी। हम चाह रहे थे कि एक ऐसी व्यवस्था बने जिसमें परफेक्ट तरीके से आंकड़े सामने आए, इसलिए थोड़ी सी विलंब से, लेकिन ये कि हमने उस फैसले को इम्प्लीमेंट किया। जी शेखर। जी अभिषेक जी, मौका या मजबूरी, जो आज का ऐलान मोदी गवर्नमेंट ने किया है, भारत सरकार ने किया, केंद्र सरकार ने किया, क्या लगता है आपको? देखिए, इसमें मैं यही कहूंगा कि ये दोनों, ये मजबूरी भी है, मौका भी है। मजबूरी इसलिए है क्योंकि अगर हम बिहार राज्य की ही बात करें, बिहार राज्य में अब चुनाव बिल्कुल नजदीक है और वहां पर माहौल कास्ट सेंसस के अनुकूल है। वहां की जनता भी चाहती है कि कास्ट सेंसस किया जाए, और अगर ऐसे में और इसी को जो है विपक्ष ने, बिहार में जो विपक्ष है उसने मुद्दा भी बनाया, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे फिर राजद हो, और उन्होंने मुद्दा भी बनाया कि बिहार में जातीय जनगणना क्यों नहीं करवाना चाहती है केंद्र सरकार। तो यहाँ पर मजबूरी वश मान के चलिए कि सरकार ने ये फैसला लिया है और ये आश्वासन दिया है और ये कहा है कि निर्णय ले लिया गया है कि अब कास्ट सेंसस भी कराया जाएगा, लेकिन वो कब कराया जाएगा उसके लिए अभी समय सीमा नहीं बताई गई है। लेकिन लोगों तक ये मैसेज जरूर पहुंचा दिया गया है कि हाँ, उनकी बात पर विचार करते हुए सरकार ने इस बात पर अब अपना फैसला ले लिया है कि कास्ट सेंसस कराया जाएगा। मैं इसको मौका इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, हम सब की अगर इस कैबिनेट की ब्रीफिंग से पहले की बात करें, हम सब और तमाम पूरे विश्व की नजरें बनी हुई थी इस कैबिनेट ब्रीफिंग पर, और सबका यही एक अंदेशा था कि कहीं ना कहीं भारत पाकिस्तान के बीच में जो तनावपूर्ण माहौल है उसको लेकर एक बड़ा निर्णय कोई शायद सरकार की तरफ से लिया जाएगा, जिसका इसको बारे में घोषणा की जाएगी। तो सरकार ने आज एक मौका समझते हुए इस कास्ट सेंसस को लॉन्च कर दिया। मतलब इस मुद्दे को एक पब्लिक फोरम में रखते हुए डिस्कशन के लिए मुद्दा छोड़ दिया, और कहीं ना कहीं आप देखेंगे पूरा मुद्दा ही इंडियन मीडिया का, तो मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं डाइवर्ट भी हो गया है। पाकिस्तान इंडिया के जो वार वाला माहौल था उससे अब पॉलिटिकल माहौल पर वापस आ गई है जो हमारे देश की मीडिया है, और चुनाव की ओर अब पूरा आप देखेंगे मुद्दा खिसक चुका है। मतलब भाजपा ने बिल्कुल सदे तरीके से बिहार चुनाव के लिए एक बिसात तैयार कर दी है, ये आपका कहना है? बिल्कुल, ये भी, और ये भी कि जो भी स्ट्रेटेजी बनेगी, अगर इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो भी तनाव चल रहा है, तो जाहिर तौर पर कोई भी हो, चाहे वो भारत हो चाहे पाकिस्तान हो या फिर कोई देश का अन्य मतलब विश्व का कोई अन्य देश हो, वो नहीं चाहेगा कि युद्ध जैसी चीज के लिए उसके जो भी प्लानिंग है वो सार्वजनिक हो जाए और उसका फायदा दूसरे या विरोधी देश को मिल सके। तो जाहिर तौर पर एक माइंड शिफ्ट करा है, एक जो है पूरा एक ध्यान जो है वो उसको दूसरी ओर सरका दिया गया है मोदी सरकार की तरफ से। अब देखना यही होगा कि कास्ट सेंसस में किस तरीके से किन चीजों को ध्यान में रखते हुए कास्ट सेंसस किया जाएगा, और फिर जब भी इसका खुलासा होता है तो उसमें क्या क्या डाटा जो है वो सार्वजनिक किया जाएगा, क्योंकि सभी जातियों को अभी आज की अगर हम बात करेंगे, आज के समाज में आप देखेंगे कि ईगो बहुत बड़ी चीज बन गया है और हर एक को जो है तुलना करते हुए आपस में एक दूसरे से
जब तुलना करता है तो फिर वो बात ईगो पे चली जाती है। तो ऐसे में कास्ट सेंसस जैसा सेंसिटिव मुद्दा अगर छेड़ा जाता है और फिर वो सार्वजनिक भी होता है डाटा, तो जाहिर तौर पर जो भी संख्या में ज़्यादा होगा वो मुझे लगता है कि दूसरों के ऊपर कुछ ऐसा कटाक्ष या छीटाकशी कर सकता है जो फिर 2 जातियों के बीच में विवाद का कारण भी पैदा कर सकती है। जी जी। शेखर। हाँ, ललित जी, अगर कास्ट सेंसस होता है, अब वो किस परिप्रेक्ष्य में होता है, क्या नियम कानून है, होने के बाद फिर वो किस तरह से डेटा सार्वजनिक करती है, ये तो आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर होता है और पूरा अगर डेटा जाहिर बाहर करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो आपको लगता है कि इसका फायदा हर गरीब तबके को भी होगा? क्योंकि काफी ऐसी योजनाएं हैं जो भारत सरकार चलाती है हर तबके को ध्यान में रखते हुए, तो जिनको हम फ्री बीज भी बोलते हैं और मुफ्त रेवड़ियां भी बोलते हैं। तो ये जो चीजें हैं, चाहे वो गेहूं से लेकर चावल और चीनी तक की बात करें, तो ये अगर डेटा भारत सरकार के पास होगा तो क्या हर तबके को इसका फायदा मिल पाएगा? शेखर, ये बहुत अच्छा सवाल है कि आपने देखा होगा कि मंडल कमीशन की जब रिपोर्ट 1980 में आई, तो उसके बाद किस तरीके से कांग्रेस ने उस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाला। लेकिन बीपी सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया 1990 में, और उसके बाद जो है पब्लिक सर्विस कमीशन में ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दे दिया गया। उसके बाद वो मामला कोर्ट में भी गया, और उसके बाद इंदिरा साहनी केस जो है और यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ठीक है, रिजर्वेशन तो ठीक है, लेकिन ये कि 50% के ऊपर नहीं जाएगा। उसके पहले क्या होता था कि 15% एससी और 7.5% एससी, मतलब 22.5%, और इस तरीके से 27% है तो 49.5%। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे जो है कि उसमें क्या हुआ कि ये ओबीसी के नाम पर जो राजनीति जो चलती रही कि समाज के उस सेक्शन को हमें मेन स्ट्रीम में जोड़ना है जो अभी हाशिए पर है। क्योंकि मंडल कमीशन में बीपी मंडल ने एक बात कही जो है कि देखिए, समानता जो होती है वो समान लोगों में ही बात होती है। जब 2 समान लोग हैं तो समानता की बात आप करते हैं, लेकिन एक असमान लोगों में समानता कभी नहीं होती। तो लिहाजा रिजर्वेशन की जरूरत है। मतलब अगड़े और पिछड़े में क्या है कि वो असमानता है, और वो समानता तभी संभव है जबकि रिजर्वेशन का एक व्यवस्था दिया जाए और उस तबके को मेन स्ट्रीम में जोड़ा जाए। लेकिन हुआ क्या कि ओबीसी के बाद अगर एमबीसी बनाने की जरूरत आप पड़ती है, मतलब मोस्ट बैकवर्ड कास्ट। आपको याद होगा कि 2000 का साल था, 2000 के साल में उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, और उनके रिजीम में ओबीसी में एमबीसी बनाया गया, और तर्क यह दिया गया कि 27% ओबीसी का जो रिजर्वेशन है उसमें क्या है कि ओबीसी में भी तमाम ऐसे धड़े हैं जिनको फायदा नहीं मिला है। और उसके बाद स्थिति हुई कि ओबीसी में भी कुछ जो जो प्रभावी जातियां रही हैं, खासतौर से जैसे यादव कम्युनिटी, पटेल और कुर्मी कम्युनिटी, इसी तरीके से अलग अलग स्टेट्स में जो ओबीसी में भी जो प्रभावी जाति समाज रहा है उसने फायदा उठाया। और उसके बाद उसमें क्रीमी लेयर का भी कंसेप्ट आया कि भाई ये समाज जो है अगड़ा है, और इसमें से इतने लाख रुपए तक के लोग जो पा रहे हैं वार्षिक इनकी इनकम है, उनको रिजर्वेशन के दायरे से बाहर कर दिया जाए। लेकिन विरोध जो है चलता रहा। तो अब सवाल है कि ओबीसी मतलब अदर बैकवर्ड कास्ट को मेन स्ट्रीम में जोड़ने के लिए आप रिजर्वेशन लाते हो, उसके बाद जातिगत जब जनगणना कराओगे तो उसके बाद जो तमाम ऐसी जातियां हैं जो अब आएंगी, तो स्वाभाविक है कि उनकी भी एक एस्पिरेशन होगी कि हमें क्यों मेन स्ट्रीम में जाने का मौका नहीं दिया जा रहा है, तो उनकी भी डिमांड होगी कि हमको रिजर्वेशन दो। तो स्वाभाविक है कि जातिगत जनगणना का एक अच्छा एस्पेक्ट यह है कि सोशियो इकोनॉमिक तरीके से देश के सामने ये एक आंकड़ा आ जाता है कि भाई ये जाति, ये वर्ग जो है कमजोर है, सामाजिक आर्थिक तौर पे ये विपन्न है, इसको हमें मेन स्ट्रीम में लाना है, इसके लिए हमें करना है। लेकिन उसका नेगेटिव इम्प्लीकेशन ये होना शुरू हो जाता है कि जब वो देखते हैं कि नंबर्स में फलानी जाति ज्यादा है, नंबर्स में वो जाति कम है, तो वो कंसोलिडेशन की भी एक बात होनी शुरू हो जाती है। और उसमें और राजनीतिक दल अगर वो जाति के आधार पर, राजनीतिक दल अगर ये कहें कि ठीक है ये आर्थिक तौर पर विपन्न जाति है, इनका हक बनता है और इनको जो है मौका मिलना चाहिए, और तब जाकर के विरोध ना हो, तब तो बात बनती है। लेकिन जमीनी तौर पर यह देखा गया है कि कोई भी जाति जो समृद्ध जाति है, चाहे वो ओबीसी भी है, चाहे फॉरवर्ड कम्युनिटी में है, एक सामान्य जो एक नेचर देखा गया है कि वो अपने पावर को, अपने जो रिसोर्सेज है उसमें कर्टेल होना नहीं देखना चाहता, वो चाहता है कि वो एज इट इज मेंटेन। तो इससे दोनों चीज है, और अब ये देखना होगा कि अब चूंकि 21वीं सदी है, समाज बदल रहा है,
इंटरनेट की दुनिया है, अब सभी लोग जो है सबके पास इंफॉर्मेशन है। तो अब क्या है कि अब लोग निर्णय ले रहे हैं कि भाई ये चीज हमारे फेवर में है, ये हमारे खिलाफ है। फलाने ने अगर किसी जाति व्यवस्था के बारे में गलत बातें कही है तो वो गलत बात थी, वो सही नहीं था। हकीकत ये है। तो कुल मिला करके आप ये कह सकते हैं कि समाज धीरे 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 अपना एक पैमाना जो सेट कर रहा है, और उसके हिसाब से जातिगत जब जनगणना के जब नतीजे जब आएंगे तो हो सकता है कि उसको कोहेशन के नजरिए से देखें कि ठीक है, ये जाति कमजोर है तो इसको अपलिफ्ट करने की जरूरत है, ये जाति मजबूत है तो इनको जो है अपने रिजर्वेशन को या जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज है उसको रिनाउंस करने की जरूरत है। तो बड़ा मतलब ये थिन लाइन है, और वो देखने वाली बात होगी कि आने वाले टाइम में जब ये इम्प्लीमेंट होगा, उसके आंकड़े सामने आएंगे तो उसका रिजेक्शन जमीन पर कैसे नजर आता है। और सबसे बड़ी बात है शेखर की रिजर्वेशन एक मूल मुद्दा होगा कि जब जाति जनगणना के बाद आंकड़े पूरी तरीके से आएंगे, जैसे कि बिहार में बार बार ये बात हो रही है और राहुल गांधी भी ये बार बार कहते हैं कि ठीक है, जब हम सरकार में आएंगे, सत्ता में आएंगे तो रिजर्वेशन जो है 50% से ऊपर लेके चले जाएंगे। तो 50% से ऊपर रिजर्वेशन ले जाने का मतलब ही हुआ कि आपको या किसी भी गठबंधन को, किसी भी सरकार को सेंटर में कम से कम जो है 2/3 से ज्यादा उसके पास बहुमत होना जरूरी है, क्योंकि उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन आपको उसमें अमेंडमेंट लाने होंगे, और अमेंडमेंट वो सिंपल मेजोरिटी से नहीं होता है, उसके लिए 2/3 की जरूरत पड़ेगी। तो स्वाभाविक है कि यही नारा जो 2024 में विपक्ष लगा रहा था जो है एनडीए के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, वही नारा फिर जो उठेगा जो इस तरफ से उनके लिए। तो मामला बड़ा दिलचस्प रहने वाला है। हाँ, मामला बिल्कुल दिलचस्प रहने वाला है। तो बिल्कुल अब एक तरफ जहां पूरे देश की निगाहें आज सुपर कैबिनेट की बैठक में थी, देश ही नहीं पूरी दुनिया की नजरें थी, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया और कास्ट सेंसर और किसानों के लिए कुछ राहत भरी घोषणाएं देखने को और सुनने को मिली। तो द फेडरल देश की नजर इस पर बनी रहेगी, विपक्ष का क्या नजरिया रहेगा उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। इसके साथ ही पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव उत्पन्न हुआ उस पर भी हमारी नजर रहेगी। आगे भी हम इन मुद्दों पर लगातार चर्चा करते रहेंगे। लेकिन हमारे जो वीडियो है उनको शेयर और लाइक करना ना भूले, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और ऐसी खबरें पढ़ने के लिए आप desh.thefederal.in पर भी जा सकते हैं। तो ललित जी, अभिषेक जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आगे मिलते हैं जी। थैंक यू। थैंक यू।